राइट। गैंगवे के बारे में हम लोग डिस्कस किया काफी कि गैंगवेज हेल्प अस टू एक्चुअली शिफ्ट मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मैंने ये भी बोला था कि शॉप फ्लोर का सारे एरिया आपस में कनेक्टेड होना, पर्टिकुलरली ऑपरेशनल एरियाज मस्ट बी एक्सेस्ड थ्रू गैंगवेज और वॉकिंग आइल जहां पर मैनुअल ऑपरेशन होता है, जहां पर मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट को मूव करना है दोनों बात साइड में कम से कम 1 फुट का मार्जिन होना जरूरी है। तो all area must be connected by gangway or aisle. All trolleys, material handling equipment, whatever used in the company should have 1 foot allowance from the sideline of the gangway. Gangway तो मैंने आप लोगों को दिखाया था, कलर नॉर्मली व्हाइट येलो कलर यूज होता है गैंगवे के लिए। तो पीपल मूवमेंट आइल 2 से 2.5 फीट का काफी होता है। ये पुणे टेक्ट्रोल का है, उनका गैंगवे का पिक्चर था, काफी अच्छा। ये प्रीमियर सिल्स का एक्यूरेट ग्रुप ऑफ कंपनी शुरुआत से स्टेज में, अभी उनका काफी बेटर हो गया। राइट, अभी नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट। तो मैं अभी ओंकार को रिक्वेस्ट करूंगा। ओंकार, आर यू इन अ पोजीशन टू टेक दिस? So I will quickly introduce you to the topic of MHE, जिसको नॉर्मली मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट और शॉर्टकट में बोलते हैं MHE। So जब कभी भी हम MHE के बारे में बात करते हैं, so if you ask me, there are 4 broad categories in which MHE को हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है स्टोरेज और हैंडलिंग करने वाले MHE, बल्क मटेरियल हैंडलिंग करने वाले MHE, इंडस्ट्रियल ट्रक्स एंड इंजीनियर्ड सिस्टम्स। तो वन बाय वन हम देखेंगे अभी ये स्टोरेज और हैंडलिंग, बल्क, इंडस्ट्रियल ट्रक और इंजीनियर सिस्टम्स में क्या आता है। जैसे कि नाम है स्टोरेज एंड हैंडलिंग, सो जो इक्विपमेंट आप स्टोरेज के लिए यूज करते हो और मटेरियल हैंडलिंग के लिए यूज करते हो फॉर अ शॉर्टर डिस्टेंस, दैट बेसिकली कम्स इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी। जैसे कि पैलेट रैक्स है, पैलेट रैक में हम जनरली करते क्या है, इट्स अ वर्टिकल स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ अ स्टील फ्रेमिंग विद कनेक्टर एंड बीम्स टू स्टोर द प्रोडक्ट्स, जहाँ पे हम हमारा WIP रखते हैं या फिर FG रखते हैं। कई बार हम फिक्चर्स रखते हैं, स्टैकिंग फ्रेम्स बनाते हैं। सो दैट एवरीथिंग बेसिकली कम्स अंडर दिस पर्टिकुलर कैटेगरी। शेल्व्स, बीन्स, ड्रॉवर्स, अगेन जहाँ कहाँ पे भी हमारा लाइन मैन्युफैक्चरिंग है पर्टिकुलरली, वहां पे हम बीन ड्रॉवर यूज करते हैं टू स्टोर द मटेरियल। मेजानाइन, देयर आर 2 ways ऑफ लुकिंग एट मेजानाइन। एक तो पूरा फ्लोर हम ऊपर उठाते हैं एंड देन वी यूज इट फॉर आवर प्रोडक्शन, या फिर कुछ इक्विपमेंट के लिए हम मेजानाइन बनाते हैं जिसमें हम खाली इक्विपमेंट को ऊपर ले लेते हैं। ट्रॉली, that is one of the most effective material movement equipment when it comes to lean. So ट्रॉली के बारे में मैं once I cover these 4 categories, I'll talk about it separately, क्योंकि वो सबसे important topic है whenever it comes to the lean. So storage और handling में क्या आता है? Storage और handling में basically आता है कि जो हम material store कैसे करते हैं, उससे related जो equipment है that comes under storage and handling category. एक चीज इंपॉर्टेंट है, जब कभी भी हम मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट के बारे में बात करते हैं तो ऐसे लगता है कि इट इज एन इक्विपमेंट जो एक जगह से दूसरे जगह तक मटेरियल लेने के लिए जो हम यूज करते हो। सो इट इज नॉट लाइक दैट। जो हम स्टोर करने के लिए भी यूज करते हो, दैट आल्सो कम्स अंडर दिस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ MHE, एंड दैट इज बेसिकली स्टोरेज एंड हैंडलिंग। सेकेंड कैटेगरी आती है बल्क हैंडलिंग मटेरियल इक्विपमेंट। जैसे कि नाम में बताया गया है, बल्क हैंडलिंग मतलब जो ज्यादा सामान है वो मटेरियल हैंडल करने के लिए जो इक्विपमेंट हम यूज करते हैं, दैट कम्स अंडर दिस कैटेगरी। जैसे कि कन्वेयर बेल्ट है, कंटिन्यूअसली हमको एक जगह से दूसरे जगह पे मटेरियल ट्रांसपोर्ट करना है, या फिर कुछ स्टैकर्स है जहाँ पे लोडिंग और अनलोडिंग ऑफ हेवी मटेरियल रिक्वायर्ड है। रिक्लेमर्स है जहाँ पे बड़े मटेरियल हमको पिक करना है और उसी दूसरी जगह पे रखना है।
बकेट एलिवेटर्स है। बकेट एलिवेटर्स जनरली प्रोसेस इंडस्ट्री में यूज होते हैं, जैसे कि सीमेंटिंग हो या फिर फूड इंडस्ट्री हो, जहाँ पे बहुत सारा मटेरियल शायद जमीन से ऊपर उठाना होता है, तो प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल एवरी टाइम टू यूज लिफ्ट और सम काइंड ऑफ एन स्टैकर, so that's why this bucket elevator is used. Hopper, again for feeding some material into the equipment, hoppers are used. So you are understanding, यहाँ पे भी not necessary the equipment is moving. Anything which is basically channelizing the material, it also comes under this particular MHE categories. So first one was related to storage and handling. The second one is related to the bulk handling of equipment, जिसमें कन्वेयर, स्टैकर, रिक्लेमर्स, बकेट एलिवेटर्स या फिर हॉपर्स आते हैं। तीसरा है ना, दिस टिपिकली जो बोलते हैं हम कि मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह लेने के लिए जो हम ट्रक्स यूज करते हैं, दैट कम्स अंडर दिस कैटेगरी, जिसमें फोर्कलिफ्ट है, हैंड ट्रक है, पैलेट ट्रक्स है। ये बहुत सारे शॉप फ्लोर पे रहता है, पैलेट ट्रक, हैंड ट्रक, राइट, ऑर्डर पिकर्स है ना। ये पर्टिकुलरली बात करते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह तक हमको पैलेट ले जाना है, एक एरिया से दूसरी एरिया में हमको कुछ WIP मटेरियल लेके जाना है, तो दैट इज बेसिकली टेकन केयर बाय दिस इंडस्ट्रियल ट्रक्स, जिसमें आता है फोर्कलिफ्ट, हैंड ट्रक, पैलेट ट्रक, बैटरी ऑपरेटेड पैलेट ट्रक, साइड लोडर्स और ऑर्डर पिकर। लास्ट वाली कैटेगरी है दैट इज इंजीनियर्ड सिस्टम। तो इंजीनियर सिस्टम ये थोड़ा सा ऑटोमेशन और रोबोटिक्स इसमें आता है, जैसे कि ऑटोनोमस मोबाइल रोबोट्स हैं, या फिर ऑटोमेटेड स्टोरेज एंड रिट्रीवल सिस्टम जिसको ASRS बोलते हैं, या फिर AGV जिसमें ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स आते हैं। तो हम अगर सोचेंगे ये इंजीनियरिंग सिस्टम कहाँ पे यूज होता है, तो इट इज वेरी स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर लेआउट, जिसमें मुझे पता है कि मुझे क्या क्या मूवमेंट्स करने हैं और किस चीज का मूवमेंट करना है, ये बहुत अच्छी तरीके से डिफाइंड है, सो दैट आई कैन प्रोग्राम इट अकॉर्डिंगली, और जिसमें मैं शायद मेरी फ्लेक्सिबिलिटी लूज करता हूँ बट मेरा परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे प्रोसेस में क्या क्या मटेरियल मूवमेंट मुझे करना है। सो एक एग्जांपल लेता हूं मैं ASRS का, ऑटोमेटेड स्टोरेज रिट्रीवल सिस्टम। इसमें क्या होता है, ये टिपिकली FG वेयर हाउस में यूज होता है, बड़े बड़े वेयर हाउस जो होते हैं उसमें। अगर आपने यूट्यूब पे वीडियो देखे होंगे, Amazon या फिर जो बड़े हमारे मटेरियल हैंडलिंग के जहाँ पे वेयर हाउस यूज होते हैं, दे टिपिकली यूज दिस ASRS काइंड ऑफ एन सिस्टम। या फिर FMCG प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि पेंट है, तो पेंट का बहुत ज्यादा स्टोरेज होता है वेयर हाउस में, तो उसका मटेरियल मूवमेंट करना इट्स अ डिफिकल्ट टास्क, सो दैट वी इम्प्लीमेंट दिस ASRS सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसमें सब रैक बहुत कॉम्पैक्ट तरीके से एक दूसरे को लगाए हुए रहते हैं, एंड रोबोट गोज इनसाइड एंड टेक आउट द पैलेट ऑटोमेटिकली। सो यहाँ पे मैन पावर हैंडलिंग कुछ नहीं होता है, यहाँ पे टोटली रोबोटिक सिस्टम डिजाइन होती है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, ये जब कभी भी इंजीनियर सिस्टम पिक्चर में आता है तो क्या जरूरी है, तो आपका स्टैंडर्डाइजेशन होना बहुत जरूरी है। कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा डायमेंशन है, कैसे मटेरियल मूवमेंट होने वाला है, ये सब जब फिक्स होता है, then only you can go for such kind of an engineered system. Definitely सबसे कॉस्ट वाइज अगर हम सोचेंगे तो इंजीनियर सिस्टम में सबसे ज्यादा कॉस्ट जाता है, बिकॉज इट इज मोर और लेस ऑटोमेटेड while compared to the industrial truck, bulk handling, material equipment and storage and handling. तो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आप मुझे पूछोगे तो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिजाइन ऑफ ट्रॉलीज, जो किसके कैटेगरी में आता है, हमारे स्टोरेज और हैंडलिंग के कैटेगरी में। क्यों बेसिकली हम बोलते हैं कि ट्रॉलीज हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रॉलीज बेसिकली टेक्स केयर ऑफ आवर मटेरियल व्हाइल गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और रादर वन वर्क स्टेशन टू अनदर वर्क स्टेशन। मैं बहुत बार देखता हूँ जब कभी भी हम मटेरियल हैंडलिंग की कंसल्ट करते हैं, तो लोग पूछते हैं कि कुछ रेडीमेड ट्रॉलीज है क्या। ओके, सो जनरली आई ट्राई टू टेल देम कि आप थोड़ा रेडीमेड ट्रॉलीज मत लाइए, क्योंकि ट्रॉलीज विल बी इफेक्टिव ओनली व्हेन आपका जो एप्लीकेशन है उस हिसाब से अगर आपने डिजाइन किया तो। सो डिजाइन करते समय कौन से क्राइटेरिया हमको देखना है, तो देखिए सबसे पहले है ईज ऑफ मूवमेंट, मटेरियल मूवमेंट। जैसे कि रॉयसन ने हमको बताया, इट इज क्वाइट इजी फॉर अ पर्सन फ्रॉम ऑफ
10 years also to pull a weight of 1.5 tons, provided they have a good wheels to the trolleys, right? So ease of movement को हमको देखना है, हमको ये भी देखना है कि सेफ्टी और एर्गोनॉमी कहाँ पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है। जैसे कि आगे कुछ पिक्चर्स है जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि एर्गोनॉमिकली हाउ इट इज प्रोबेबली नॉट सॉल्विंग द creating a problems. Improve inventory control. So we need to see trolley as a tool which is basically controlling my WIP inventory. देखिए सिर्फ ट्रॉली को मैं खाली मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट की तरह नहीं देखने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ आप इसको इन्वेंटरी कंट्रोल के हिसाब से भी देख सकते हो क्या, करेक्ट? रिड्यूस द क्वालिटीज इशू विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट प्रोटेक्शन। बहुत बार प्रोडक्ट को स्क्रैचेस आते हैं या फिर ऐसे कुछ चीजें हो जाती है जिसकी वजह से प्रोबेबली एस्थेटिक लुक्स में कुछ खराबी आ सकती है। सो आवर ट्रॉली शुड टेक केयर ऑफ दिस पर्टिकुलर सच इश्यूज आल्सो। स्पेस यूटिलाइजेशन को हमको बढ़ाना है और पिकिंग स्पीड मतलब सर्चिंग टाइम हमको रिड्यूस करना है जिसकी वजह से मेरा पिकिंग स्पीड मतलब क्या, कितनी जल्दी मैं पिक कर रहा हूँ मटेरियल फ्रॉम द ट्रॉली विल बी इम्प्रूव। सो जब कभी भी हम किसी भी ट्रॉली हमारे शॉप फ्लोर पे डिजाइन करने की कोशिश करेंगे तो ये 6 पॉइंटर्स है जिसको हमको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना और हमको देखना है कि ज्यादा से ज्यादा पॉइंट हम कवर कैसे करेंगे। सो मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा अभी। तो देखिए ये जो ट्रॉली है पर्टिकुलरली फर्स्ट पिक्चर जो मैं दिखा रहा हूँ ये एक असेंबली स्टेशन में यूज होता था और इसमें सब वो मटेरियल है जो असेंबली के लिए रिक्वायर्ड है। और ये पर्टिकुलर कंपनी इट इज यूज्ड टू हैव दिस ट्रॉली एज अ कानबान ट्रॉली। कानबान ट्रॉली मतलब क्या कि उस वर्क स्टेशन में ये पूरा भरा हुआ रहता था, मीन टाइम जो खाली ट्रॉली है वो स्टोर में जाके उसको फिल करके आती थी। ये जब खाली हो जाती थी तो स्टोर फुल किया हुआ ट्रॉली यहाँ पे आता था और ये खाली हो गया हुआ ट्रॉली फिर से स्टोर में जाता था, करेक्ट? तो देखिए यहाँ पे हम कंट्रोल भी ला रहे हैं, यहाँ पे हम क्लैरिटी क्लियरनेस भी ला रहे हैं और काउंट फ्री भी हो रहा है, करेक्ट? सो ट्रॉली को सिर्फ MHE बोल के मत देखिए, ट्रॉली को देखिए कि हम इसको मेरा ऑपरेशंस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, सर्चिंग टाइम को मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ एंड प्रोबेबली विजुअल कंट्रोल में ज्यादा से ज्यादा कैसे ला सकता हूँ। दिस इज अनदर एग्जांपल जिसमें टूल ट्रॉली है। अगेन टिपिकली इन द प्रोजेक्ट इंडस्ट्री आई विल से कि जहां पर कहाँ पे भी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर होता है तो वहां पे टूल की जरूरत होती है, तो टूल की ट्रॉली वहां पे जाएगी so that there will not be any kind of an confusion in picking up the particular tool. ये एक ट्रॉली का अलग डिजाइन है। देखिए ट्रॉली डिजाइन के बहुत सारे ऑप्शंस है, इट इज अप टू अस हाउ वी आर बेसिकली डिजाइनिंग इट। तो ये जो शॉप फ्लोर था उसका एक पर्पस शायद फैब्रिकेशन का शॉप फ्लोर था, तो उनको कुछ मटेरियल रखने के लिए बहुत हॉरिजॉन्टल जगह लगती थी, जैसे कि कोई डोर है, फ्रिज का डोर है या फिर किसी साइड का पतरा है, तो वो रखने के लिए बहुत जगह लगती थी एंड दे यूज्ड टू कीप इट ऑन अ पैलेट हॉरिजॉन्टल। So then they come up with such kind of an extendable drawer to trolley. जब मैं मटेरियल रखता हूँ और बाद में इसको मैं पुश कर देता हूँ, जब कभी भी लगता है तो मैं इसको बाहर निकालता हूँ, राइट? एक के ऊपर एक ऐसे 3 प्रोबेबली उन्होंने एक्सपांडेबल ड्रॉवर्स बनाए जिसकी वजह से अगर मैं देखूं तो हॉरिजॉन्टली जो 3 पैलेट पे जगह लगने वाली थी वो शायद एक ही जगह में हो गया, राइट? सो प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम था कि हॉरिजॉन्टल स्पेस जा रही थी, तो मैं क्या डिजाइन लेके आया? एक्सटेंडेबल ट्रॉली जिसमें हम ड्रॉवर मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट जाएंगे सम मॉड्यूलर ट्रॉलीज और लीन किट ट्रॉलीज। दिस इज टिपिकली यूज्ड इन अ असेंबली सेक्शन जहां पे हमको कुछ किटिंग करना पड़ता है। तो देखिए वहां पे कुछ पाइप्स के लिए किटिंग हो रहा था, सो दे हैव कम अप विद सच काइंड ऑफ एन डिजाइन एंड वहां पे हम पाइप रख सकते हैं। एट द सेम टाइम चाइल्ड पार्ट्स के लिए ये बीन्स और शेल्स का एक अरेंजमेंट किया हुआ है। देखिए क्लोजली इधर दिया हुआ है, कुछ रोलिंग भी दिया हुआ है सो दैट इट शुड ऑटोमेटिकली फॉलो द नेक्स्ट ट्रे, नेक्स्ट बीन,
right? So that also ensures the FIFO in other way. Similar example of this also. लेकिन यहाँ पे अगर मैं आप मुझे पूछोगे कि क्या गड़बड़ है, तो ergonomically I will not prefer this trolley. क्यों? क्योंकि ऑपरेटर को अगर इस नीचे के बिन में से कुछ निकालना है तो he has to bend it more than required. So it may cause a muri on the operator. So what I will suggest, probably 1 से 1.5 फीट आप वहां पे कुछ डिजाइन मत कीजिए. Let it be like that, so that the operator don't have to bend it down more than required. करेक्ट. सो कौन सा भी ट्रॉली डिजाइन करते समय ये आप रूल रख सकते हो कि ऑपरेटर को ज्यादा झुकना नहीं है. ये हमारा ही है, हमारी कंपनी इनटू वेलनेस ने एक केस स्टडी किया था छोटा सा. उनके इक्विपमेंट पे बहुत सारे स्टिकर्स लगते थे और वहां पे टिपिकल 2S अरेंजमेंट का प्रॉब्लम होता था कि स्टिकर मिल नहीं रहे थे. सो दे हैव कम अप विद सच काइंड ऑफ एन सिंपल सॉल्यूशन जिसमें आपने अच्छा ट्रॉली बनाया. आई डोंट नो वेदर इट इज अ ट्रॉली क्योंकि व्हील नहीं दिख रहा मुझे, बट स्टिल आई विल रिकॉग्नाइज दिस एज वन ऑफ द मटेरियल हैंडलिंग, क्योंकि वहां पे कंफ्यूजन बहुत कम हो रहा है. सेम कंपनी, दे बेसिकली मैन्युफैक्चर इक्विपमेंट्स बनाते हैं वो जिम्स के. सो जब कभी भी मैं इक्विपमेंट असेंबल करने की कोशिश करता हूँ तो देयर वाज यूज्ड टू हैव अ प्रॉब्लम कि कोई छोटी सी चीज या फिर कुछ असेंबली का पार्ट मिल नहीं रहा है. तो दे डिजाइन सच काइंड ऑफ एन ट्रॉलीज एंड फ्रॉम स्टोर्स व्हेनेवर इट इज गेटिंग फिल्ड, यहाँ पे एक चेकलिस्ट होता था कि सब सामान हमने दिया है या नहीं. सामान पूरा होने के बाद along with that checklist, this trolley used to go to that particular location जहाँ पे equipment assemble हो रहा है. मुझे पता नहीं है into wellness it is still getting followed or not, but I hope it is getting followed. तो देखिए यहाँ पे क्या किया हुआ है. Since now डिजाइन वाइज probably आपको देखते समय ऐसे लगेगा कि इतना अच्छा डिजाइन नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, तो बेसिकली जो साइज है, जो मटेरियल आने वाला है उधर, दैट इज रेंजिंग with respect to dimension from very small part to very high level part or the width part. So that's why they come up with such kind of a generalized design for the trolley. Can it be improved? Definitely it can be improved. जैसे कि ये horizontally रखा हुआ है, so that might be riskier. So can we make it vertical? Can we make it some arrangement for such kind of a thing? That is a step 2. So always remember कि first stroke में you may not get an answer for the all problems you are facing. You have to keep on iterating the things. This is again example wherein which assembly child part movement के लिए specifically trolley बनाई हुई है. छोटे छोटे ड्रॉवर्स दिए हुए हैं, छोटे छोटे सेग्रीगेशंस किए हुए हैं. जो चाइल्ड पार्ट लगने वाला है वहां पे जाएगा, नीचे व्हील दिया गया है and then it will move to the respective location. So this was in making, that's why there is no wheel you can see, but the purpose was to have a wheel. तो यहाँ पे आप देखोगे नीचे कुछ नहीं दिया हुआ. So that is solving a problem कि ऑपरेटर नीचे बेंड हो नहीं रहा. करेक्ट. ये एक अनदर एग्जांपल है. कोई लोग पूछ रहे थे इन द फर्स्ट सेक्शन कि बैठ के काम करना है या नहीं काम करना. सो दैट इज अ गुड केस फॉर यू टू अंडरस्टैंड. ये कंपनी है बेसिकली नमो इलेक्ट्रिक, हमारे क्लस्टर की कंपनी है जो स्विचेस बनाती है. तो उन्होंने वो स्विच असेंबल करने के लिए चैनल बनाए हैं. अभी ये कुछ यूनिवर्सल सॉल्यूशन नहीं, दे कम अप विद देयर ओन डिजाइन कि यहाँ पे हम उसका बेस डालेंगे और ऊपर से ये स्विच पुश करते जाएंगे. ठीक है. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक छोटा सा पार्ट है जो उसमें इंसर्ट करना पड़ता है, स्प्रिंग और समथिंग. That is basically causing a muri on the operator. So I will definitely suggest कि आप इधर आप उसको बैठ के काम करने को अलाउड कीजिए. अगर ऐसा कुछ मुरी नहीं होता, सिर्फ पुश होता, तो we can always go for a stand and work. तो बताने की बात है बेसिकली कि such kind of a channel which is basically making my work easy also come under material handling equipment. क्या कर रहा है वो बेसिकली, इट इज अलाउइंग मी टू हैव अ गुड सिस्टम जिसकी वजह से मेरे मटेरियल को अच्छी तरीके से मैं हैंडल कर पा रहा हूँ. तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ. मैं कल ना एक हॉट रेस्टोरेंट है अन्ना इडली बोल के, इट इज इनटू द मार्केट यार्ड.
तो वो जो वेटर था वो कुछ डिश मूवमेंट कर रहा था and he had some trolley with him. Just see this particular video. ये देखेंगे पहले तो देखिए ऑपरेटर एकदम सीधा खड़ा है और वो ट्रॉली लेके जा रहा है जस्ट टू कलेक्ट द वेस्ट डिश फ्रॉम एवरी टेबल, राइट? वेरी इजी फॉर द मूवमेंट। और एल्स ये नॉर्मली कैसे होता है, तो एक बंदा आता है बड़ा टब लेके और उसमें सब डिश लेके जाता है, ओके? उसको थोड़ा सा फॉलो किया और देखा कि ये अनलोड कैसे करता है। सो दिस इज इट्स अनलोडिंग स्टेशन। तो वहां पे अगर आप देखोगे तो ये जो प्लेटफॉर्म है और ये जो उसका अनलोडिंग है इट इज एट अ वेरी सेम लेवल। तो कुछ भी स्ट्रेस नहीं आ रहा है ऑपरेटर को, ही इमीडिएटली जस्ट पुटिंग इट फ्रॉम द विंडो टू द वॉशिंग सेंटर। यहाँ पे भी आप देखोगे ये निकालते समय उसको स्ट्रेस आने वाला है क्योंकि ही हैज टू बेंड इट डाउन, ओके? द पॉइंट आई वांट टू हाईलाइट ओवर हियर इज कि अगर आप हम हमारे शॉप फ्लोर को अच्छी तरीके से देखने को स्टार्ट करेंगे, ऑपरेटर को ऑब्जर्व करना चालू करेंगे, तो वी विल also get such kind of an innovative ideas wherein which I can reduce my muri, at the same time I can ensure कि मेरा मटेरियल का मूवमेंट जो है वो स्मूथली कैसे हो रहा है and that too in a limited motion. So there are some do's and don'ts with any kind of a material handling equipment. I will just quickly run through it. Moving materials manually, आपको सबसे पहले तो PPEs वेयर करने हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। आपको डिवाइस जो असिस्ट करते हैं लोड होल्ड करने के लिए, टॉपल नहीं हो, ये चीजों का ध्यान रखना है। लिफ्टिंग टेक्निक्स ठीक तरीके से यूज करनी है। सीक अ हेल्प व्हेनेवर इट इज एन ओवरसाइज लोड। जब कभी भी गैंट्री या फिर क्रेन की बात आती है तो वी हैव टू बी मोर केयरफुल कि लोड नहीं हो, जब लोड है तो नीचे से मूवमेंट्स नहीं हो रही है, हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। रिटर्न द लोड ब्लॉक टू इट्स डेजिग्नेटेड लोकेशन आफ्टर यूज, ये भी बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत बार वैसे ही वो लोड ब्लॉक वैसे ही शॉप फ्लोर पे पड़ा रहता है। डू नॉट लीव द लोड ब्लॉक लो इनफ सो दैट समवन टू रन इनटू, जाके उसको धड़क नहीं बैठनी चाहिए। नेवर लीव अ सस्पेंडेड लोड अनअटेंडेड। ये बैटरी ऑपरेटेड कुछ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट रहते हैं दैट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि ये ट्रेंड और क्वालिफाइड वर्कर ही चलाते हैं, ये आदमी के मूवमेंट के लिए नहीं है। सो वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट दैट कि कोई पर्सन उसके ऊपर चढ़ के एक जगह से दूसरा जगह पे जा रहा है। On nowadays on WhatsApp and social media you will find many such videos wherein which the accident happened just because we have bypassed some safety norms of that particular MHE. Continuously observe the equipment for any sign of the problem during operation. तो ये मुझे यहाँ पे हाईलाइट करना है, द मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट में इक्विपमेंट है तो इट इज एज इम्पोर्टेंट एज माई नॉर्मल मशीन। सो उसका भी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, उसका भी ऑपरेटर मेंटेनेंस हैज टू बी इन प्लेस, नहीं तो दैट इज द मोस्ट निग्लेक्टेड थिंग। और फिर कुछ दिनों के बाद वो काम करना बंद कर जाता है एंड देन हमको लगने लगता है ये MHE होने से अच्छा है मैं मैन्युअली ऑपरेट क्यों ना कर पाऊँ। सो जैसे मेरा मशीन्स का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान होता है वैसे MHE का भी होना चाहिए। रादर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान शुड इंक्लूड MHEs also, all the MHEs that are there. Generally it is done for the cranes, but I rarely observed it is done for the other forklifts and in fact trolleys also. ड्राइविंग फोर्कलिफ्ट ट्रैवल पाथ क्लियरली डिफाइन कीजिए, गैंगवे में कुछ रखिए मत, दिस इज वेरी स्टैंडर्ड व्हेनेवर इट कम्स टू डी। कैन समवन म्यूट, आवाज आ रहा है, राइट? स्टैंडिंग ऑन फोक शुड बी अवॉइडेड, लिफ्टिंग पर्सनल शुड बी अवॉइडेड, अप्रूव्ड लिफ्ट प्लेटफॉर्म जो हमको डिजाइनर ने बताया है दैट हैज टू बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द डिजाइन। सो जैसे कि मैंने बताया, जैसे जस्ट अ शॉप फ्लोर की गैंगवेज क्लियर होने चाहिए, देयर शुड बी अ टर्निंग आइल हैज टू बी प्रोवाइडेड सो दैट देयर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ एन एक्सीडेंट। सो व्हेनेवर वी यूज मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, the two things are very essential. The first thing, we are not compromising any of the safety which is required to run that particular material handling equipment. And the second thing is the way we are maintaining material handling equipment plays a vital role.
So if you ask me for this group what is critical, rather for any group what is critical, we need to come up with such kind of trolleys which will solve our material movement internally within work sessions, from one work session to the another work session. Dr. Roy, I can hand it over to you if anyone has a question. तो ये जो आप सामने देख रहे हो आपके स्क्रीन में, इसमें लिस्ट ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट का एक टेबल दिया गया है. सो इधर आप लिख सकते हो कि आपका इक्विपमेंट क्या है, फैसिलिटी, इक्विपमेंट, फिक्सचर, मटेरियल हैंडलिंग, मैनुअल हैंडलिंग, ये सारे आप एक एक करके लिस्ट कर सकते हो, जोन वाइज, सब जोन वाइज, जोन वाइज. और इधर एक आंसर लिखिए, आप क्या लिफ्ट कर रहे हो और क्या मूव कर रहे हो. इट इज अ वेरी सिंपल फॉर्मेट बट वेरी यूजफुल फॉर्मेट. और उधर एक किसी को बोलिए कि ये ऑब्जर्व करने के लिए, जहां पर वो वर्क स्टेशन में वो काम हो रहा है, कि दिन में कितना बार, या तो शिफ्ट में कितना बार हो रहा है, टाइम में या तो फ्रीक्वेंसी में या तो दोनों ही. और उधर आप ये भी लिखिए कि इक्विपमेंट का कैपेसिटी क्या है. क्यों इक्विपमेंट का कैपेसिटी लिखना जरूरी है? हो सकता है ये स्टडी करने के बाद आपको पता चले कि ट्रे या बिन का क्या साइज थोड़ा कम हो सकता है या तो बढ़ाना चाहिए. ट्रे का कुछ स्टैंडर्डाइज डिजाइन हम लोग ला सकते हैं क्या? कौन ऑपरेट कर रहे हैं उसको और कितने बार कर रहे हैं? लोडिंग और अनलोडिंग मूवमेंट क्या हो रहा है? और क्या आज के दिन में आपके सामने क्या क्या प्रॉब्लम दिख रहा है? इसको लिखने से काफी क्लैरिटी आ जाता है. पूरा शॉप फ्लोर में जो मैक्सिमम मटेरियल हैंडलिंग का जगह है, पर्टिकुलरली उस सब जगह को नजर में रखते हुए इसको आप ये टेबल बना सकते हो. और इसमें M&HE रिडक्शन फॉर्मेट, तो टाइप ऑफ मटेरियल, M&HE यूज्ड, एरिया वाइज, जोन वाइज, इक्विपमेंट आवर्स, मैन आवर्स, बिफोर डेट एंड काउंटर मेजर क्या करोगे आप, टारगेट डेट क्या करोगे और आफ्टर डेट में क्या है. तो परसेंटेज इंप्रूवमेंट आपको सामने आ जाएगा. जस्ट लाइक द अर्लियर केस जहां पर शॉप फ्लोर लेआउट में मैंने दिखाया था दो फॉर्मेट, इधर भी दो फॉर्मेट है, एक बिफोर एक आफ्टर. ये बिफोर एंड आफ्टर, और एक मैक्रो ओवरऑल व्यू जैसे एरिया मैनेजमेंट के लिए दिखाया था, और माइक्रो एरिया मेजरमेंट. इधर भी माइक्रो डिटेल में आप लिख सकते हो. ये गेट यूटिलाइजेशन का एक फॉर्मेट है जहां पर आप गेट वाइज, गेट का लोकेशन लेआउट में कहां पर है, किस लिए ये गेट यूज होता है, मटेरियल हैंडलिंग और फैसिलिटी का क्या यूज होता है, क्या प्रॉब्लम है, मतलब क्रिस क्रॉस मूवमेंट वगैरह, ये सब आप लिख सकते हो. लोडिंग अनलोडिंग का प्रॉब्लम, सेफ्टी का प्रॉब्लम, ये सब इधर लिख सकते हो. तो काफी सारे जो मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट उसके ऊपर कोंकार दिखाए थे. मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा जो नितिन इंजीनियरिंग का नितिन और उनके एसोसिएट्स जो है उन्होंने डिजाइन किए थे, एंड दैट वाज हाईली अप्रिशिएटेड. मैं उसको दिखाता हूँ आपको. यस, ऑलराइट. तो ये एक वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है शॉप फ्लोर एरिया रीयूटिलाइजेशन के लिए. मुझे पता नहीं कि ये कुछ 3-4 साल का पुराना वीडियो है. तो तब इंस्पेक्शन नीचे काम कर रहा था, तो हम लोग लेआउट को एनालिसिस करने के बाद हम लोग डिस्कस किए, और डिस्कस करने के बाद हम लोग ये नतीजे पे पहुंचा था उस टाइम में कि पैसिव एरिया में एक पैसिव एरिया हम लोग दिख सकते हैं कि काफी सारे अंडर इंस्पेक्शन मटेरियल पड़ा हुआ है और इंस्पेक्टर भी उसके सामने ही बैठे हुए हैं. तो शॉप फ्लोर का प्राइम स्पेस जो है वो यूज हो रहा है. तो क्यों ना इसको, ऊपर में स्पेस है लेकिन ऊपर का जो स्पेस है मेज़ानाइन का वो लोड बेयरिंग नहीं था. तो कैन वी रियली कैरी आउट सम वर्क उधर फॉर इंस्पेक्शन एक्टिविटी जो लोड बेयरिंग के ऊपर ज्यादा दबाव नहीं देता है. So they came up with a very beautiful design of this lift
सेफ्टी के ऊपर पूरा ख्याल किया गया था, एंड दिस वाज हाईली अप्रिशिएटेड एक्चुअली। तो दिस इज जस्ट वन एग्जांपल ऑफ मटेरियल हैंडलिंग, कैसे आप कर सकते हो। तो यू आर एबल टू सी हियर कि इधर देखिए, इधर ट्रॉली कम रोलर इसका यूटिलाइज किया गया है। तो दोनों प्रेस के बीच में they came up with a very innovative solution कि how and on an inclined conveyor the press parts over some trays can be moved from one press to another। इनका जो आउटपुट है, इधर का इनपुट है, और उधर से लेके इधर बैलेंसिंग का काम हो रहा है और एक साइड में मटेरियल ट्रांसफर भी हो रहा है। So there are several examples actually like this कि कैसे इनोवेटिव टाइप ऑफ मटेरियल हैंडलिंग डिजाइन हम कर सकते हैं। I'm sure that they have modified this later on, लेकिन initially the design was like that। मैं आपको मटेरियल हैंडलिंग में कुछ एक केस बताता हूँ, सिंपल केस जो हम लोग काफी अप्रिशिएट किया है। फिनिक्स मॉल में एक अपर फ्लोर में एक रेस्टोरेंट है, जहाँ पर उन लोग जो खाने का जो आप ऑर्डर दिए हैं, तो वो डायरेक्टली किचन से आपके टेबल तक एक कन्वेयर से आ जाता है, डायरेक्ट एंड इट कम्स एंड स्टॉप्स देयर। मैंने और एक जगह में देखा था कि उधर किचन से ऑटोमेटिक गाइडेड ट्रॉली से खाना सिर्फ सीधा आपके टेबल में, उनका वर्क स्टेशन नंबर दिया गया है, उधर प्रोग्रामिंग कर देते हैं, तो दैट विल कम एंड देन ऑटोमेटिकली वो रोबो जैसे बोलेगा कि योर फूड इज रेडी, नाउ यू कैन पिक इट अप। तो हम लोग पिकअप करेंगे, बटन प्रेस कर देंगे, तो वो फिर वापस चला जाएगा। So this kind of material handling आजकल काफी कॉमन हो रहा है, एंड आई एम श्योर दैट इट इज गोइंग टू इम्प्रूव ए लॉट। और एक कंपनी का बात कर रहे हैं मैं, उधर कंपनी का 3rd फ्लोर में ना 4th फ्लोर में फिनिश गुड्स बनता था, प्लास्टिक कंपनी है ये। तो उधर से कैसे हम लोग डिसाइड किए थे कि सीधा एक कन्वेयर से, ग्रेविटी ड्रॉप कन्वेयर से वो नीचे आ जाएगा और मटेरियल नीचे कलेक्ट करेगा सीधा ट्रक के ऊपर। So that was an automatic gravity unloading from 4th floor to the truck। So डाई स्टोरेज रैक के बारे में मैं बोलना चाहूँगा। डाई स्टोरेज रैक नॉर्मली 500 kg 600 kg का डाई नॉर्मली हम लोग उठाते हैं थ्रू हाइड्रोलिक पैलेट, लेकिन इधर हम लोग देखा था कि एक डाई स्टोरेज रैक जो जहाँ पर जो शेल्फ में आपने रखा है, विदाउट causing any safety problem, आप उसको खींच के बाहर ला सकते हो, and then it can straight away be loaded to the trolley। So these are काफी अच्छे इनोवेटिव एग्जांपल्स हैं। आपको भी व्हाट्सएप में काफी सारे ऐसे एग्जांपल मिलते रहेंगे, लेकिन आप लोग उसको फॉरवर्ड तो करोगे, लेकिन ट्राई टू यूज दोज आइडियाज फॉर एप्लीकेशन इन योर शॉप फ्लोर। So let me go back to my presentation। Yes। Okay, I hope you are able to see। So, role of beans pellets in lean manufacturing. Try to introduce 3C bean as a practice: clean, clear, count free। इसे स्टॉक बहुत अच्छा आप काउंट कर सकते हो और प्रोडक्टिविटी मॉनिटर कर सकते हो in terms of such kind of beans कि कितना प्रोडक्शन में कितना होना चाहिए। जस्ट आधा मिनट में आप काउंट कर सकते हो कि कितना बना है अगेंस्ट कितना बनना चाहिए। तो टारगेट प्लान वर्सेस एक्चुअल जो विजुअल कंट्रोल सिस्टम में पहले हम लोग बात किए थे, उसके साथ ये बहुत अच्छा हैंड होल्डिंग करता है। ऑल्सो दीज बीन शुड बी कैरिड ऑन व्हील बेस्ड ट्रॉली, जिसके ऊपर काफी डिस्कशन हो चुका है। दिस ऑफर्स एक्सेलेंट मूवेबिलिटी एंड कीप्स द फ्लोर क्लीन। Such beans will give instant idea about the floor। Remember the concept of wet floor and dry floor। Try to avoid wet floors unless compelled। Remember wet मतलब मैं पानी नहीं बोल रहा हूँ, लिक्विड नहीं बोल रहा हूँ। wet मतलब जो लोड जमीन के साथ चिपका हुआ रहता है। It should be free to flow। Okay। इधर कुछ एग्जाम्पल्स दिया गया है। तो पहला स्टेज में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंपनी को कहते हैं कि बिन्स पैलेट्स जो यूज करते हो उसका पहले मैपिंग करो। मैपिंग कैसे करोगे? बहुत सिंपल।
जितना भी आपका बीन्स और पैलेट है, जैसे ये प्रदीति का दिख रहा है आपको, तो पहले वो इस टाइप ऑफ बीन्स में, पैलेट में हम लोग लोडिंग करते थे। तो जस्ट कीप ऑन टेकिंग द फोटोग्राफ, ओके, पार्ट के साथ, कौन सी पार्ट, क्या कंडीशन है, कैसे कर रहे हो, फिर आपको पता चलेगा स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करना है और कितना वैरायटी रिडक्शन होगा, और जो सेफ्टी के एंगल से और 3C के एंगल से फिर रीडिजाइन आप कैसे करोगे FG में, ठीक है। तो these will actually let you know कि आज के दिन में आपका पिक्चर कैसा है, राइट। तो M&HG रिडक्शन के लिए मैंने आपको फॉर्मेट दिखाया था, उसमें एक उसका ही एक पूरा फिलअप किया हुआ फॉर्मेट है। इधर आप देख सकते हो कि उधर जैसे रॉ मटेरियल में MS सेक्शन, MS शीट, ये सब के लिए कैसी मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, या तो मैनुअल क्या यूज कर रहे हैं, कहाँ पर मैनुअली हो रहा है, कहाँ पर क्रेन यूज हो रहा है, कहाँ पर हॉइस्ट यूज हो रहा है, कहीं भी पैलेट ट्रक यूज हो रहा है, तो एरिया क्या है, सब जोन क्या है लिखा हुआ है, कितना बार हो रहा है, कितना टाइम जा रहा है वो लिखा हुआ है, काउंटर मेजर क्या है, मैनुअल अपलोडिंग इन रैक्स की जगह में स्पेसिफाइड रैक्स आर डिजाइन्ड, लोकेशन इज चेंज्ड एंड टू बी फर्दर चेंज, न्यू पैलेट सिस्टम फॉर शीट स्टोरेज, कहीं भी उन लोग लिख रहा है कि नो चेंज, कब करना है ये सेम थिंग कंटिन्यूज, कहाँ पैलेट ट्रक है, कहाँ मैनुअल है, जहां पर मैनुअल है उसको देखिए क्या कर सकते